दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास है और इस वीडियो में आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चाहे आप स्टूडेंट हों या देश के नागरिक, ईडी की कार्रवाई देश में हॉट टॉपिक के रूप में है। सब लोग ईडी के बारे में न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, सब जगह ईडी की चर्चा हो रही है। बंगाल से महाराष्ट्र तक ईडी छापा मार रहा है। लेकिन ईडी है क्या? प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसे जानना हर नागरिक को चाहिए। सीबीआई आप लोग जानते हैं, एनआईए है, लेकिन ईडी पर सुप्रीम कोर्ट का भी मोहर लग गया है। क्या है ईडी का इतिहास, क्या है ईडी की शक्तियां और क्या है ईडी के अधिकार? जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि 5-7 मिनट का यह समय ईडी के बारे में आपको बेहतरीन ज्ञान देने वाला है। ताजा मामला क्या है? शिवसेना नेता संजय राउत से संबंधित है और पात्रा चौल घोटाले में ईडी की कार्रवाई चल रही है। संजय राउत को अरेस्ट किया गया है और उनसे पूछताछ चलेगा। तो संजय राउत भी ईडी के शिकंजे में है और मामला है पात्रा चौल घोटाला। दूसरा मामला बंगाल के बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी से संबंधित है और यह स्कूल भर्ती घोटाला का मामला है। दोनों को ईडी ने अरेस्ट किया है। विपक्षी दल कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी जी से पूछताछ हुई है, राहुल गांधी से पूछताछ हुआ है, ईडी दोनों से पूछताछ की है। नेशनल हेराल्ड मामला एक अलग मामला ये है और यहाँ पर कांग्रेस ने विरोध भी किया है। कुछ महीने पहले जमीन के बदले नौकरी एक मामला में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के यहाँ ईडी के ताबड़तोड़ छापे पड़े थे। ईडी के इस मामले की भी जांच कर रही है। इसीलिए बंगाल से महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, हर जगह आज की तारीख में चर्चा में है ईडी ही ईडी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जो धन शोधन है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें ईडी के सभी पावर को बरकरार रखा है। कहा है कि इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे में आप जानिए कि ईडी का इतिहास क्या है, कैसे ईडी काम करता है और इसके अधिकार क्या हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है। राजस्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसके अंडर में आता है। किसके अंडर में आता है? वित्त मंत्रालय के अंदर में एक विभाग है राजस्व विभाग, उसके अंदर में ईडी आता है। और ईडी है क्या? एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी, यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करता है। इसका काम ही है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। पहला इंफॉर्मेशन तो यही मैं दे रहा हूं। उसके बाद ईडी एक संविधानेतर निकाय, संविधानेतर निकाय का मतलब है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसे ऐसे समझिए कि ईडी का उल्लेख संविधान में नहीं है, भारत के संविधान में नहीं है, और जिसका भी संविधान में उल्लेख नहीं है वो संविधानेतर निकाय है। तब आपके मन में प्रश्न आएगा, तब ईडी कैसी बॉडी है? तो ईडी एक सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। फेमा एक्ट जो है 1999, उसके तहत ईडी की स्थापना होती है। वर्तमान में फेमा है, पहले फेरा था 1973, आगे मैं बताऊंगा। तो ईडी एक तरह से सांविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी है, संविधान में नहीं है, इसलिए संवैधानिक निकाय नहीं है। देश के अलग अलग कानून हैं, संसद के द्वारा बनाए गए अलग अलग कानून हैं, जैसे फेमा 1999, पीएमएलए 2002 और एफईओए। ये अलग अलग कानून हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं आगे। इन कानूनों के तहत ईडी अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। अब संजय कुमार मिश्रा इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं, आईआरएस।
वर्तमान में प्रवर्तन निदेशक, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट हैं। ईडी का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, चंडीगढ़ और दिल्ली 5 जोनल ऑफिस हैं। और ईडी में कौन लोग काम करते हैं जान लीजिए। ईडी का अपना कोई कैडर नहीं है। ईडी का अपना कोई कैडर नहीं है। इसमें आईएएस लोग जाते हैं, आईपीएस लोग जाते हैं और इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लोग जाते हैं प्रतिनियुक्ति यानी डेप्यूटेशन पर और काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है ईडी के बारे में समझने वाली। अब ईडी का अगर इतिहास अगर आप देखें, ईडी बना कब और कैसे, तो देश जब ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FERA विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम बना था उस समय। इसे वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देखता था। जब आज़ाद हुआ देश तो ये एक्ट उस समय था, 1947 में ये बना था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसे फेरा कहते हैं, FERA। और यह वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देखता था। क्या हुआ, 1 मई 1956 को, 1 मई 1956 को यह जो बना था एक तरह से, उसका नाम दिया गया प्रवर्तन इकाई यानी इन्फोर्समेंट यूनिट। 1 मई 1956 को इसका नाम दे दिया गया, एक बनाया गया बॉडी। यह 1 मई 1956 ही ईडी का एक तरह से स्थापना दिवस है। 1 मई 1956 प्रवर्तन इकाई यानी इन्फोर्समेंट यूनिट बना। क्यों बना? क्योंकि 1947 का जो फेरा एक्ट था उसके तहत आर्थिक मामलों का जो काम था इसी को देखना था। हालांकि बनाने में देरी हुई क्योंकि एक्ट 1947 का था और ये प्रवर्तन यूनिट जिसको काम था इस एक्ट को लागू करना, ये फेरा एक्ट 1947 का, ये बना 1 मई 1956 को। और यही EU यानी जो प्रवर्तन इकाई है बाद में ईडी बन गया। रोमांचक हिस्ट्री है, आपको आगे और मिलने वाला है। अगले साल यानी 1957 में क्या होता है, जो ये प्रवर्तन इकाई था इन्फोर्समेंट यूनिट EU, उसका नाम चेंज हो गया और अब इसका नाम हो गया डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब ये एकदम अपने वर्तमान नाम ईडी में आया। तो वर्तमान जो नाम में ईडी है वो कब हुआ? 1957 में। 1960 में ईडी राजस्व विभाग में शिफ्ट कर दिया गया। 1960 में ईडी राजस्व विभाग में आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है। और तब से आज तक ईडी इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। 1973 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया। 1973 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 में संशोधन किया गया। पहले तो 47 का था फेरा, 73 में संशोधन हुआ, अब ये हो गया फेरा कानून 1973, यानी फेरा 1947 के जगह पर फेरा 1973 आ गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है। 4 साल 73 से 77 तक यह जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट था ईडी, वो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक क्षेत्र में रहा। 73 से 77 तक यह पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट में चला गया। 77 के बाद पुनः आ गया राजस्व विभाग में। अब क्या है, आप सब जानते हैं 1991 में देश में नई आर्थिक नीति लागू हुई, राव मनमोहन मॉडल। राव यानी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। बात 1991 की है, 1991। और देश में नई आर्थिक नीति लागू हुई यानी LPG क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नए आर्थिक सुधार लागू हुए और जब ये सुधार लागू हुआ तो इंडिया में काफी विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी आ गया। और जब इतना अधिक विदेशी मुद्रा आ गया तब महसूस किया गया कि अब विदेशी मुद्रा को रेगुलेट करने के बजाय मैनेज करने की जरूरत है। पहले तो क्या था, फेरा था ना, FERA,
फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट महसूस किया गया अब रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, अब मैनेजमेंट की जरूरत है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा आ गया। अब क्या हुआ, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम आ गया। यह विदेशी मुद्रा जो फेरा था 1973, उसके जगह पर 1 जून 2000 से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1991, 1999 इसको मानिए, 91 में आया, 99 में फिर चेंज हुआ, तो ये हुआ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA। पहले रेगुलेशन था बीच में, अब क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया, क्योंकि मैंने कहा इतना अधिक फॉरेन करेंसी इंडिया में आया विदेश से कि अब रेगुलेशन के जगह पर मैनेजमेंट की जरूरत हुई। तो जो 1973 का फेरा था, अब क्या हो गया, फेमा, यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। इसके बाद 2002 में, अब ये फेमा जो है मैं बताऊं 1991 में आया और 99 में चेंज हुआ, 99 में नया उसके जगह पर आया फेमा, 1 जून 2000 से लागू हुआ। अब धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, इसको भी जानिए, PMLA कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये 2002 का एक्ट है पार्लियामेंट का, भारत की संसद का। क्या नाम है, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हिंदी में कहते हैं धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। जब ये पार्लियामेंट ने लॉ बनाया मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, तो गवर्नमेंट ने यह भी तय किया कि ये लॉ को कौन लागू करेगा, ईडी लागू करेगी। ईडी को एक और पावर हो गया। ईडी को पहले से कौन सा पावर था, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत फॉरेन एक्सचेंज के बारे में टोटल फेमा को काम करना था A to Z। अब ईडी के पास दूसरा काम आ गया, जब 2002 में नया लॉ बना PMLA। अब मनी लॉन्ड्रिंग को भी कानून का जो है PMLA कानून, इसका भी काम चला गया ईडी के पास। 2018 में, बहुत नजदीक बात है, जब बहुत पैसा कमाकर लोन लेकर लोग इंडिया से भागने लगे विदेशों में, यानी आर्थिक भगोड़ों की संख्या बढ़ गई, तो सरकार ने देखा कि लोग तो देश से बाहर भाग रहे हैं, तो सरकार ने नया लॉ ले आया, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, फ्यूगिटिव कहते हैं भगोड़ा को, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, FEOA। ये एक्ट आया 2018 में। अभी एक्ट को लागू कौन करेगा, सरकार ने तय किया कि यह भी काम ईडी करेगा। इस तरह ईडी का काम बढ़ता गया। अब नट बोल्ट में समझिए, ईडी 4 कानून के तहत काम करती है। 4 प्रकार के कानून है जिसके तहत ईडी काम करती है। पहला, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, यानी फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये फेमा है, पहले फेरा था, 1999 में फेमा हो गया। ये सिविल कानून है, क्रिमिनल कानून नहीं है। फेमा क्या है, सिविल कानून है, क्रिमिनल कानून नहीं है। इस सिविल कानून के अंतर्गत ईडी क्या करती है, विदेशी मुद्रा में हेर फेर की जांच करती है। विदेशी मुद्रा आप अगर उसमें हेर फेर करते हैं तो इसका ये जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब इसके तहत फेमा के उल्लंघन के दोषियों की जांच की जाती है, कौन कौन फेमा का उल्लंघन किया है इस फेमा कानून का, और इसमें शामिल राशि 3 गुना तक जुर्माना लगाया जाता है। केवल जुर्माना लगेगा, इसमें ये क्रिमिनल लॉ नहीं है। सपोज 50 लाख आपने हेरफेर किया या 1 करोड़ हेरफेर किया, तो 3 गुना 3 करोड़ का पेनाल्टी आप पर लगेगा। ये फेमा में प्रावधान है। लेटेस्ट 1999 का फेमा अभी देश में चल रहा है, जो कि एक सिविल लॉ है। फेमा के बाद PMLA 2002, मैंने बताया यह भी ईडी का काम हो गया। ये क्रिमिनल लॉ है, आपराधिक कानून है। PMLA संजय राउत को इसी के तहत किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। लालू यादव उनके फैमिली पर यही मैटर है, और जो दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी भाई बहन हैं, उन पर भी यही PMLA का मामला चल रहा है। धन शोधन कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि अवैध रूप से कमाई गई पैसे को सफेद कर देना, व्हाइट कर देना, ब्लैक मनी को व्हाइट करना, सीधे समझिए। इस आपराधिक कानून के तहत ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करती है, धन शोधन संबंधी अपराधों की जांच करती है, संपत्ति की कुर्की करती है और जब्ती भी करती है।
मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल जो भी व्यक्ति है उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाती है, प्रोसिक्यूट करती है, और ये क्रिमिनल लॉ है और इसमें सजा काफ़ी है। तीसरा जो कानून है मैंने बताया 2018 का है, FEOA, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। अब नीरव मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, कौन कौन लोग भाग गए विदेश में पैसा लूट कर देश से। अब एक से एक लोग जाने की तैयारी में है, इनको कैसे रोका जाए। बहुत से बैंकों का पैसा ले लिया लोग, विदेश भाग रहे हैं, वहीं जाके बस जा रहे हैं, आने का नाम नहीं ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी बात नहीं मान रहा है लोग। यही लॉ आया मोदी गवर्नमेंट के टाइम में 2018। इस कानून के तहत ईडी क्या करती है कि जो आर्थिक अपराधियों को भारत से भागने से रोकती है। इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों को दंडित करना है जो भारतीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने के उपाय खोजते हैं। ऐसे भगोड़ों का जो इंडिया में संपत्ति होता है उसको जब्त कर लिया जाता है। पहले कानून ही नहीं था, नीरव मोदी बाहर देश का, तो नीरव मोदी का जितना संपत्ति है देश में जब्त हो जाएगा, जब्त कर लिया गया ईडी के द्वारा। ये कैसे हुआ, कानून बना, पहले तो कानून ही नहीं था। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट, ये कौन काम करेगा, ये भी ईडी का काम है। इसके अलावा कोफेपोसा है, कोफेपोसा। अब कोफेपोसा कैपिटल में है, अब इसका फुल फॉर्म जानिए। कोफेपोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। ये स्मगलिंग का है, स्मगलिंग को रोकने का काम करता है, और इसको लागू कराने वाली जो प्रायोजक एजेंसी है वो भी है ईडी। फेमा जो है उल्लंघन के संबंध में विदेशी मुद्रा और संरक्षण गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974, इसका हिंदी में नाम है कोफेपोसा का। इसके तहत निवारक निरोध के प्रायोजक मामले देखती है ईडी, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, माने शक के आधार पर भी ईडी अरेस्ट कर सकता है। शक है कि अगर आपने इस तरह का स्मगलिंग किया है तो अरेस्ट किया जा सकता है, ये भी काम ईडी का है। उंगली पर गिनिए तो एक हो गया फेमा 1999, दूसरा हो गया PMLA 2002, तीसरा हो गया फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसेज एक्ट 2018, और चौथा हो गया कोफेपोसा 1974 का एक्ट है, स्मगलिंग को डील करता है। अब क्वेश्चन है ईडी का पावर क्या है भाई। ईडी, सब लोग ईडी ईडी, ये ईडी क्या है, क्वेश्चन आता है। जहां सीबीआई केंद्र हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलने पर ही जांच करेगी, सीबीआई अपने से जांच नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, हाँ भाई जांच करो। हाईकोर्ट कहेगा, सीबीआई को जांच देगा, सौंप देगा। सुप्रीम कोर्ट करेगा तो या राज्य सरकार के सहमति से तब सीबीआई अपना जांच शुरू करेगा। लेकिन सीबीआई से एक कदम आगे है ईडी। ईडी को किसी के पूछताछ की जरूरत नहीं है, ईडी स्वयं ही मामले को टेकअप कर लेता है। जहां पर भी उसको लगता है कि फेमा का उल्लंघन हुआ है, PMLA का मामला है, या फिर आर्थिक अपराधी भगोड़े अपराधी का मामला है, या कोफेपोसा का मामला है, कोई परमिशन नहीं, सीधे सीधे मामला अंडरटेक कर लेता है। समझिए बात को कि कोई भी पुलिस स्टेशन थाना में 1 करोड़ रुपया या ज्यादा की हेराफेरी का कोई FIR दर्ज होता है। आप जहां पर रहते हैं बगल में कोई ना कोई पुलिस स्टेशन होगा, मान लीजिए कि कोई FIR वहां पर हो गया, FIR में 1 करोड़ से ऊपर का मामला है, 1 करोड़ या उससे अधिक का FIR का मामला है, तो पुलिस को ईडी की जानकारी देना पड़ेगा। पुलिस को जानकारी देना पड़ेगा ईडी को कि ऐसा ऐसा बात है। फिर क्या होगा, ईडी एकदम आ जाएगा फॉर्म में। ईडी थाने से FIR चार्जशीट की कॉपी लेकर अपना जांच शुरू कर दिया। ये 1 करोड़ आया कहाँ, स्रोत बताइए। ईडी को अगर पुलिस पहले मामले की जानकारी लग जाती है, पुलिस से पहले, पुलिस FIR नहीं किया, पुलिस को पता भी नहीं है, लेकिन ईडी को पता लग गया हाँ ऐसा बात है, तो जांच शुरू कर देगा ईडी। अब फेमा उल्लंघन है, हवाला का लेन देन है, हवाला कारोबार जानते ही हैं आप, फॉरेन एक्सचेंज है, विदेशी मुद्रा उल्लंघन का मामला है, विदेश में किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई, विदेश में संपत्ति की खरीद के मामलों की जांच, ये सब ईडी करती है।
एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार है। ईडी वित्तीय रूप से किए गए गैर कानूनी कामों पर कार्रवाई भी कर सकती है। पीएमएलए के तहत ईडी को संपत्ति को जब्त करने, छापा मारने और अरेस्ट करने का राइट है। तो ये बड़ी पावर है, सुपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन गई है। अब ईडी के ताकत का इससे अंदाजा लगा सकते हैं, समझिए बात को, बड़ी बात मैं कह रहा हूं। एजेंसी पूछताछ के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है, बिना पूछताछ के संपत्ति जब्त कर सकता है ईडी। गिरफ्तारी क्यों कर रहे हो भाई, हमको अरेस्ट क्यों कर रहे हो? ईडी कारण बता भी सकती है और कारण नहीं भी बता सकती है। अद्भुत पावर है। ईडी के जांच अधिकारी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में सबूत माना जाता है। आपको पता है, पुलिस के सामने कोई बयान दीजिएगा तो वो सबूत नहीं हुआ जब तक कि ट्रायल कोर्ट में वो बात को दोहरा ना दे। तो पुलिस के सामने दिया गया बयान सबूत नहीं, लेकिन ईडी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में सबूत माना जाता है। ऑल स्पेशल पावर है। और ईडी एक बार अरेस्ट कर लिया तो जमानत मिलना भी मुश्किल होता है। फेमा और पीएमएलए मामले में ईडी 3 साल तक आरोपी की जमानत रोक सकती है। अब समझिए कितना बड़ा बात है। ईडी भगोड़े अपराधियों की संपत्ति कुर्क कर सकती है और केंद्र सरकार से अटैच कर सकती है। ये सारा मामला ईडी के पास है। भगोड़ों के प्रत्यार्पण में कठिनाई को देखते हुए उसकी पूरी संपत्ति को अटैच करने का पावर दिया गया है। जैसे नीरव मोदी, ये जितने लोग देश से भाग गए हैं, पूरा का पूरा इंडिया में जो संपत्ति है उनका जब्त किया जा सकता है। ईडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात में भी कोई अगर आर्थिक धोखाधड़ी का मामला है वो भी देखती है। अगर किसी ने भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अपने पास रखी या विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार किया है तो इसकी जांच भी ईडी करती है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा रोल है ईडी का। अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पावर पर मोहर लगा दिया है। बहुत हाल की घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत ईडी कानून जो है एकदम वैध है। पीएमएलए के तहत ईडी को स्पेशल पावर है और कहा है कि यह पावर संवैधानिक दृष्टि से सही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है। न्यायालय ने कहा है कि कोई आरोपी है, अपराधी है, बेगुनाही के सिद्धांत को एक मानव अधिकार के रूप में माना जाता है। अब सब लोग जानते हैं कि आपको बेगुनाही साबित करने का पावर है, लेकिन पीएमएलए पर इसको लागू नहीं किया जा सकता है। यहां पर आपको बताना है कि आपने पैसा कहां से लाया। नॉर्मल अगर लॉ देखें तो पुलिस को साबित करना पड़ता है कि आपने क्राइम किया। यहां पर आपको साबित करना होगा कि यह पैसा वैध है। ईडी साबित नहीं करेगी, आपको साबित करना पड़ेगा जिस पर आरोप है। यही दोनों अंतर है। ईडी द्वारा दर्ज प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट, ईसीआईआर कहते हैं इसको, प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट, इसकी तुलना पुलिस द्वारा थाने में दर्ज एफआईआर से नहीं की जा सकती। जो ईडी दर्ज करती है रिपोर्ट उसका नाम होता है ईसीआईआर। अब पुलिस जो रिपोर्ट दर्ज करती है उसको एफआईआर कहते हैं। दोनों में तुलना नहीं है क्योंकि ईडी पुलिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी इज नॉट पुलिस। प्रत्येक मामले में आरोपित व्यक्ति को ईसीआईआर की कॉपी देना अनिवार्य नहीं है। एफआईआर का तो कॉपी देना पड़ेगा पुलिस को, लेकिन ईडी ईसीआईआर के प्रत्येक मामले में कोई जरूरी नहीं है कि उसकी कॉपी आपको दे, पता नहीं चलेगा आपको क्या आरोप है। और यह पर्याप्त है कि ईडी आपको केवल बताए कि गिरफ्तारी क्यों आपका हुआ है, केवल एक मौखिक रूप से बता देगा, यानी सुपर पुलिस हो गया ईडी। ईसीआईआर प्रवर्तन निदेशालय का एक आंतरिक दस्तावेज है, इंटरनल डॉक्यूमेंट है, एफआईआर जैसा नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का आंतरिक दस्तावेज है ईसीआईआर, जो रिपोर्ट लिखता है ईडी किसी व्यक्ति के खिलाफ। और यह तथ्य कि शेड्यूल्ड ऑफेंस के संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, ईडी अधिकारियों के जांच शुरू करने के मामले में दखल नहीं करता। चाहे वह प्राथमिकी दर्ज नहीं हो तो भी ईडी जांच शुरू कर देगा। शेड्यूल्ड ऑफेंस के बारे में है। पीएमएलए अधिनियम 2002 की धारा 3 की पहुंच तो और भी व्यापक है और यह कहता है मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध आय से जुड़ी प्रक्रिया और गतिविधि के संबंध में एक स्वतंत्र अपराध है जो एक अनुसूचित अपराध यानी शेड्यूल्ड ऑफेंस से संबंधित उसके संबंध में आपराधिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया गया है।
इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? आपके माइंड में आता होगा मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन, ये क्या है मनी लॉन्ड्रिंग? तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 PMLA, इसमें 3 शेड्यूल हैं, ध्यान दीजिए। PMLA कानून 2002 का, इसमें 3 शेड्यूल है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। और इसमें 30 एक्ट हैं, 30 एक्ट हैं, और इस 30 एक्ट में 160 सेक्शन है। इन्हें शेड्यूल्ड ऑफेंस यानी प्रेडिकेट ऑफेंसेज कहा जाता है, यानी उनमें अपराधों का सब जिक्र है 160 सेक्शन में। कौन सा सेक्शन में कौन सा अपराध आता है? जब इन शेड्यूल ऑफेंस के ऊपर पुलिस, CBI, NIA, इनकम टैक्स, कस्टम जांच शुरू करती है तो यह मामला ED के पास भी पहुंच जाता है। PMLA में जो शेड्यूल ऑफेंस में जो भी व्यक्ति पर आरोप लगा, उस मामले को ED को देखना ही देखना है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। लोग जब गैर कानूनी तरीके से कमाए धन को, ब्लैक मनी है, सफेद करने की कोशिश करते हैं, वैध बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन कहा जाता है। समझ लीजिए बात। जैसे नौकरी देने के बदले में जमीन लिखवा लिए, नेशनल हेराल्ड केस में जो इन लोगों ने किया, AIJL का जो मामला है, संजय राउत का जो मामला है, इसी से संबंधित है। ED यह देखती है कि आरोपी ने धन को कैसे बदला, मतलब है तो ब्लैक मनी, व्हाइट कैसे किया, इस प्रोसेस को ED जांच करती है। और जांचने के बाद संपत्ति को अटैच कर लेती है, ये सरकार की संपत्ति हो जाती है, क्योंकि वो तो ब्लैक मनी है, गवर्नमेंट को अटैच हो जाती है। अटैचमेंट ठीक पाए जाने पर ED की जांच आगे बढ़ जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपको जानकारी होना चाहिए, 7 से 10 साल तक कैद हो सकता है, मिनिमम 7 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स, या फिर जुर्माना, दोनों लगाया जा सकता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ये मैंने पूरी की पूरी आपको ED के बारे में बताया है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद ED का कोई भी आपके पास मन में डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि हर जगह ये ED की चर्चा हो रही है ना। अब ये ED क्या है आप समझ गए होंगे, क्या इतिहास है, क्या शक्ति है ED का, और ED काम कैसे करता है, और ED का पावर 4 एक्ट से आता है, वो भी मैंने बता दिया कि वो 4 एक्ट कौन सा है। एक फेमा है, दूसरा PMLA है, तीसरा FEOA है, और एक कोफेपोसा है। तो बहरहाल ED को समझिए, और एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में आपको जानना चाहिए कि कहाँ पर फेमा का उल्लंघन होता है, कहाँ पर PMLA का है, कहाँ पर मामला जो है आपका इकोनॉमिक ऑफेंसेस का आता है, देश छोड़कर लोग भाग जाता है, और स्मगलिंग का मामला क्या है। तो जब ED कार्रवाई करेगी तो बहुत बड़ी बात है। कई लोग अपने आय का ब्यौरा नहीं देते हैं, वो सब ब्लैक मनी हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ED पर रिसर्च करके ये वीडियो खासकर आपके लिए बनाया है। अच्छा लगे लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि ED है क्या, काम कैसे करता है, और इसके काम करने की प्रक्रिया क्या है, और कैसे ED पुलिस नहीं है। ED इज नॉट पुलिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना, क्योंकि केवल बता देना ही काफ़ी है, और ED का गिरफ्त में जो आता है उसको बचना भी आसान नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।